Hi, this is FIMA Academy, and this lecture is third lecture of this channel. सबसे पहले वीडियो में हमने मोशन फर्स्ट की बात की थी और सेकंड वाले में मोशन सेकंड। वो चैप्टर वहाँ पे मैंने ख़त्म किया था और आज जो है वो नेक्स्ट चैप्टर उसका है। हमने पहले वाले चैप्टर में बात किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द मोशन। हमने वहाँ पे बात किया था कि कैसे कोई चीज़ मोशन करती है तो क्या क्या चीज़ वेरी करता है, वो उससे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है। लेकिन उस पूरे चैप्टर में आप एक बार फिर से देख सकते हैं उस वीडियो को। उस पूरे चैप्टर में मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई चीज़ रुकी हुई है और मोशन में आ जाती है, या फिर कोई चीज़ मोशन में है रुक जाती है। समथिंग दैट फिशी हियर, समझेंगे हम इस चैप्टर में कि क्या रीज़न है उसके पीछे का। तो आज हम बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। एक्चुअली जो रीज़न है वो फोर्स ही है। कुछ ना कुछ आप वर्क करते हैं ना कहीं अगर कोई चीज़ रेस्ट में है उसको मोशन में लाना हो तो आप वहाँ पे वर्क कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा उसी को नाम दिया गया है फोर्स। कोई चीज़ रुकी है उसको चलाना है, कोई चीज़ चल रही है उसको रोकना है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स की। वहीं पे फोर्स निकल के आता है कि फोर्स क्या है। एक्चुअली में फोर्स हम लोग देख नहीं सकते, हम बस पता लगा सकते हैं कि जो मैटर है वो चेंज अपना जो पोजीशन चेंज कर रहा है उसके चेंज को देख के हम बता सकते हैं कि फोर्स किधर है, कितना है, और फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर स्टेट बदल रहा है, चेंज हो रहा है किसी मटेरियल का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम देख के बता सकते हैं कि वो फोर्स लग रहा है उस पर या नहीं लग रहा है। दूसरा कोई फैक्टर है नहीं फोर्स का ऐसे ऑब्जर्व करने का। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स मे बी द चेंज ऑफ स्पीड, maybe increase the speed, or maybe change the direction also। तो ये सारे चीज़ें जो हैं फोर्स के लिए हैं। फोर्स में आते हैं दो टाइप। सो द फर्स्ट फोर्स इज बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड इज अनबैलेंस फोर्स। इनके बिहाफ पे हम समझेंगे कि कैसे, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो इसके बिहाफ पे हैं, तो हम सारे वो एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि कैसे बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स काम करता है, या कैसे फोर्स काम करता है किसी चीज़ को मोशन में लाने के लिए और रेस्ट में लाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बॉक्स है जो रखा हुआ है और उसकी तरफ से दो एरो लगा हुआ है। फोर्स एफ इधर से भी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, सेम एफ लिखने का क्या मतलब है? वी कैन राइट एज F1 F2, बट इंस्टेड ऑफ दिस हियर वी विल यूज द फोर्स F राइट साइड एंड ऑल्सो F इन लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। सेम F दिखाने का मतलब है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है। तो आप इस बॉक्स से समझ सकते हैं कि इस बॉक्स पे अगर राइट साइड से 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं और लेफ्ट साइड से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो देखेंगे कि बॉक्स वहीं पे रहेगा। द नेट फोर्स इज 0। वहाँ पे जो नेट फोर्स होगा आपको दोनों तरफ सप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स आपको पता ही है। आप ये ऐसी भी चीज़ें हमेशा प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी चीज़ को आप बराबर फोर्स से दोनों तरफ खींचें या दबाएं तो वो चीज़ पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है, वो कहीं जाती नहीं है, ना आगे जाती ना पीछे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये पहला एग्जाम्पल था। और अगर अनबैलेंस फोर्स की हम बात करें, अनबैलेंस फोर्स में आप समझ सकते हैं कि किसी एक साइड का जो फोर्स है वो हम बढ़ा दें अगर, तो आपको उधर का चेंज पता चल जाएगा। पता कैसे करेंगे? मैंने डेफिनेशन देते हुए बताया था कि फोर्स को हम हमेशा चेंज के हिसाब से देखते हैं। अगर किसी चीज़ में चेंज हो रहा है इसका मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर इस, जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया था, अभी जो जस्ट दिखाया आपको, इमेज में दोनों तरफ से बराबर फोर्स था, इसलिए उस बॉक्स पे कोई वर्क नहीं हो रहा था या फिर कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, क्योंकि नेट फोर्स जो है अभी भी 0 था वहाँ पे। बट अगर हम एक साइड का फोर्स बढ़ा दें तो हम देखेंगे कि जिस साइड से फोर्स बढ़ा रहे हैं उधर या तो पुश होगा या तो पुल होगा। तो थोड़ा सा बॉक्स जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा।
आप देख सकते हैं अपने आप से प्रैक्टिकल किसी चीज़ पे करके। माचिस की डिब्बिया लीजिए, उसको दोनों तरफ से बराबर दबाइए, वो कुछ डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर एक तरफ से आप दबा देते हैं, फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो उस उधर का जो चीज़ होता है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, देखेंगे आप। तो उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस इज डिफरेंट। तो पहले वाले में क्या था, बैलेंस फोर्स में मैग्नीट्यूड जो था दोनों तरफ का वो सेम था। दूसरे वाले में मैंने क्या बताया कि अनबैलेंस फोर्स में दोनों मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग डिफरेंट है। तो ये थे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे एक बेहतर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये फिगर देखिए आप, इसमें एक रस्सी है जिसको दोनों तरफ से 3-3 लड़के खींच रहे हैं। इसमें हम समझ सकते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस दोनों का। अगर दोनों सेम फोर्स से खींच रहे हैं दोनों तरफ, तो वो जो बीच में लकड़ी आपको दिख रही है जिस पे टिका हुआ है ये रस्सी, वो कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे सीधा खड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। बट अगर किसी एक साइड के पर्सन ने, वो तीनों लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दें, तो रस्सी उधर ज़्यादा खिंच जाएगी और वो जो बीच में लकड़ी दिख रहा है, जो स्टैंड लगा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा वहाँ से। सो वहाँ पे अगर एक तरफ का फोर्स हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा और वो चीज़ उस साइड की तरफ बेंड कर जाएगी। बैलेंस फोर्स में क्या था, दोनों अभी बराबर था, वो परपेंडिकुलर था, दोनों एक साइड से इक्वल फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे, वो चीज़ रुकी हुई थी। बट जैसे ही हमने एक तरफ का फोर्स बढ़ाया, वो चीज़ उधर बेंड कर गई। सो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स की बात करें कि क्या प्रभाव होता है इसका, तो बैलेंस फोर्स में हमने देखा था कि वो चीज़ ना रेस्ट में जाती, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो उस स्टेट में बनी रहेगी। अब अगर बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नेट फोर्स जो आपके द्वारा लगाया जाता है उस पर वो ज़ीरो होता है। यानी अगर चीज़ वो जल रही है तो उसके मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो नेट ज़ीरो कर दे रहा है, तो वो चीज़ चलती ही रहेगी। या फिर अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो आप उसको मोशन में नहीं ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस फोर्स। सो तो बैलेंस फोर्स यही कर सकता है कि वो स्टेट नहीं चेंज करता। अगर चीज़ मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगी, स्टेट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। हाँ, लेकिन साइज जो है वो शेप एंड साइज डिफॉर्म कर सकता है। आपको मैंने माचिस की डिब्बिया का एग्जांपल देते हुए कहा था कि जैसे ही आप माचिस की डिब्बिया को दोनों तरफ फोर्स से दबाएंगे, बैलेंस फोर्स से ही दबाएंगे, तो हो सकता है माचिस की डिब्बिया दब जाए। लेकिन स्टेट तो नहीं चेंज हुआ ना, वो मोशन में तो आई नहीं, वो रेस्ट में ही थी लेकिन प्रेस हो गई, साइज थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। ऐसे ही अगर हम अनबैलेंस फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स जब हम अप्लाई कर सकते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टेट चेंज कर देता है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब एक तरफ फोर्स बढ़ गया, यानी वो चीज़ उधर मूव कर जाएगी, या अगर मूव कर रही हो तो उसकी वजह से रुक जाएगी। तो ये जो है वो स्टेट चेंज कर देता है, और जो बैलेंस फोर्स है वो शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट थे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो गैलीलियो का था। गैलीलियो ने कहा था, उनकी कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट का था कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसा तभी हो सकता है जब उस पर कोई फोर्स वर्क ना कर रहा हो, या अगर कर भी रहा हो तो कंटिन्यूअस फोर्स एक जैसा काम कर रहा हो। गैलीलियो ने देखा था। वो कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे पूरा डेरिवेशन के साथ, या फिर जो भी एग्जांपल है अच्छे तरीके से, वो क्या कहना चाहते थे। इसका मतलब उनको ये लगा था कि अगर हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो कोई चीज़ अगर मूव करी तो वो लास्ट तक मूव ही करती जाएगी। ऐसा आम जीवन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे फोर्सेस हैं जो उस चीज़ पे इफेक्ट डालेंगे। जैसे हवा हुआ, उसका कुछ ड्रैगिंग फोर्स होगा, जिस चीज़ पे हम उसको मूव कराएंगे उसका कुछ फ्रिक्शन उस पर वर्क करेगा, तो उसकी वजह से वो जो चीज़ है वो रेस्ट में आ सकती है। लेकिन ऐसा अगर किसी वैक्यूम ऐसी जगह पे करें तो हम देखेंगे कि अगर एक चीज़ कोई चीज़ मूव करा के आप छोड़ दे रहे हैं और उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है किसी साइड से, तो वो चीज़ मूव करती ही रहेगी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसी को हम कुछ फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या कर वर्क के सामने। तो आपके सामने हमने एक फिगर रखा हुआ है ए एंड बी, जो कि ट्राइंगल शेप में है, जिसको कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन।
एक सरफेस जो झुका हुआ होता है थोड़ा सा। तो दो आमने सामने मैंने एक ट्रायंगल रखा हुआ है, उस पर आपको दिख रहा है कि एक बॉल जो रोटेट कर रही है, वो सरफेस अगर आप फिगर आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर वो बॉल हम वहाँ रखें तो वो बॉल सीधा नीचे आएगी, और चूंकि उसके सामने एक ट्रायंगल और रखा हुआ है तो उसके नीचे आने के बाद वो उस पर क्लाइंब करेगी, चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो गैलीलियो ने ये फर्स्ट देखा कि जैसे ही वो चीज़ वहाँ से नीचे आई, नीचे आके फिर उस पर चढ़ी, तो वो उसी हाइट तक गई जिस हाइट से हमने उसको छोड़ा था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्या ये अगर हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, ऐसा पॉसिबल है कि वो उसी हाइट तक जाती है या नहीं। ये तो बस इस केस में देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने बहुत सारे फिगर पे ट्राई किया। हर जगह उन्होंने यही पाया कि वो जिस हाइट से छोड़ी जाती है वो उस हाइट तक पहुंचने का प्रयास करती है। वो जो बॉल है जो वो लुढ़क रही है उस सरफेस से, इंक्लाइंड पॉइंट से। तो उन्होंने कुछ फिगर और भी यूज किए और देखा कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने ऐसे जो आपके सामने ये 3 फिगर दिख रहे हैं, इन 3 फिगर पे उन्होंने काम किया और चेक किया कि क्या वो ऐसा जो पहले वाले पिक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि स्टेटमेंट जो जिस हाइट से वो बॉल मूव कर रही है वो उसी हाइट तक जा रही है। तो उन्होंने इस 3 फिगर पे जो आपके सामने दिख रहा है चेक किया, थोड़ा सा फिगर बेंड करके, थोड़ा ज़्यादा बेंड करके, और एकदम सरफेस पे टिका के चेक किया उन्होंने कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो फिगर ए की बात करें अगर हम, तो देख रहे हैं कि दोनों जो सरफेस है इंक्लाइन, जहाँ से बॉल हम रोल डाउन करेंगे, और उसके अपोजिट वाले सरफेस, दोनों का जो एंगल है, मेन सरफेस जो ऐसे सरफेस है वहाँ से ऐसे इस टाइप का बना हुआ है। तो दोनों जो सरफेस है वो सेम एंगल पे टिका हुआ है। उस केस में जिस हाइट से हम बॉल रोल डाउन करते हैं उसी हाइट तक वो दूसरे सरफेस तक जाती है। दूसरे फिगर में हम देख रहे हैं कि एक जो एंगल थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। उन्होंने क्या किया कि दूसरे एंगल जो दूसरा सरफेस है अपोजिट वाला, उसका एंगल उन्होंने थोड़ा कम कर दिया। तो देखते क्या है कि जैसे ही हम एच हाइट से एक बॉल को नीचे रोल डाउन करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस करती है, लेकिन अगर यहाँ आप फिर भी हाइट को मेज़र करें तो वो उसी हाइट तक, वो चलती कहाँ तक है, वो चलती उसी हाइट तक है जहाँ से वो छोड़ी गई थी। तो जब तक वो अपोजिट वाले सरफेस पे वो हाइट नहीं पा पाती है तब तक वो मूव करती रहती है। अब देख रहे हैं फिगर में कि थोड़ा दूर ट्रैवल किया उसने, पर वो हाइट वही एक्वायर कर पाई जो जिस हाइट से वो मूव करी थी। तो इस वाले सरफेस पे अगर जहाँ बॉल पहुंची है मैक्सिमम हाइट तक, उसको मेज़र करें तो वो वही हाइट है जहाँ से उसने पहले वाले सरफेस पे जिस हाइट से चला था। ये थोड़ा सा एंगल कम करके देखा गया। थर्ड वाले केस जो आपको सामने जो फिगर थर्ड दिख रहा है सी, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो अपोजिट वाला प्लेन है उसको उन्होंने पूरा बेंड कर दिया, थोड़ा सा उसमें बेंड कर दिया है। और अगर आप दूसरे प्लेन की बात करें उसमें, तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले वाले फिगर में क्या था कि दोनों इक्वल हाइट के थे, दोनों सेम एंगल पे थे। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में थोड़ा सा एंगल जो अपोजिट वाला फेस था, एंगल था प्लेन का, उसको कम कर दिया था। तीसरे वाले में उन्होंने बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल कर दिया उस लाइन को, और अब वो उसी हाइट से फर्स्ट वाले प्लेन से बॉल को रोल डाउन करते हैं। तो देखते क्या है कि वो जो बॉल है वो मोशन करता ही रह रहा है कंटिन्यूअस। अच्छा, मैंने अभी जब ये टॉपिक शुरू किया था तो मैंने बताया था कि आम जीवन में ऐसे हम लोग अगर आसपास देखें अपने, तो बहुत सारी फोर्सेस मौजूद है। एयर है, फ्रिक्शन है, एयर ड्रैग फोर्स है, फ्रिक्शन है। इन सब की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है हर मटेरियल पे। तो एज यू कैन सी इन फिगर सी, जैसे ही बॉल को रोल डाउन करते हैं वो बॉल जो है मूव करता ही रहता है, क्योंकि प्लेन जो है अब वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो वो ढूंढ रहा है वो हाइट जहाँ से वो ट्रेवल किया था, लेकिन वो हाइट उसको मिलेगी नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि वो प्लेन हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो वो मूव करती ही रहेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द ये फंडामेंटल फोर्सेस दैट आर फ्रिक्शनल फोर्सेस एंड ड्रैगिंग फोर्सेस, उसकी वजह से वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो मोशन है वो कम होता जाएगा और बाद में चल के वो रेस्ट में आ जाएगी। तो इसी के बेस पे उन्होंने वो अपना स्टेटमेंट दिया था गैलीलियो ने कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, यानी उस पर
जो फोर्स है वो काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तभी वो ऐसा कर सकती है। तो इस फिगर से हमने समझा गैलीलियो का कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही फेमस है, आप सबने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा ही होगा। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और डिफाइन करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और क्या कहता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।